नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से देखते हैं जो बीपीएससी द्वारा पीछे आयोजित किए गए परीक्षा का जो पेपर है, इसमें जीएस का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। इसमें साइंस भी है, करंट अफेयर भी है और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, जो कि आगामी 71वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे हम लोग एक मोटा-मोटी अनुमान लगा पाएंगे कि आगे 71वीं बीपीएससी में सवाल का स्तर क्या रहने वाला है। तो अभी 26 जुलाई को जो पेपर हुआ था, सिस्टम एनालिस्ट बीपीएससी द्वारा जो पेपर करवाया गया था 2025 में, उसका एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए, आप लोग अंतिम तक बने रहिए इस सवाल में, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए शुरू करते हैं एक एक सवालों का सिलसिला। तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ निम्न के कारण घटित होते हैं। किसके कारण विघटित होते हैं? तो दबे हुए कार्बनिक पदार्थ हैं, वो किसके कारण विघटित होते हैं? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा होता है। और इसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं कार्बनिक पदार्थों को कचरे में विघटित कर देते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी चालक में 6 कूलाम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा कितनी होगी? तो देखिए, ये फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल सवाल है उसमें आ जाएगा। तो इसका सूत्र होता है करंट निकालने के लिए, विद्युत धारा आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू बाई टी यानी कि कूलम 6 और टाइम 2 सेकंड, तो कट जाएगा तो 3 एम्पियर धारा आ जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 एम्पियर। अगला सवाल है, आमतौर पर अभ्यस्त किया जाने वाला एसिड बेस किसके संकेतक होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा लिटमस घोल। जानते हैं हम लोग कि 2 प्रकार का होता है, अम्ल में, क्षार में। तो जो अम्ल में होता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि जो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये लिटमस पत्र हो जाएगा। अगला है आपका, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? जो लोहा का शुद्ध रूप होता है वो आपका गढ़वा लोहा या क्या बोलते हैं कि गढ़वा लोहा यानी कि शुद्ध रूप होता है, और जो पिटवा लोहा होता है वो लोहे को पीट करके बनाया जाता है। तो इसका गढ़वा लोहा या ढलवा जो लोहा होता है वो सही उत्तर हो जाएगा, लोहे का शुद्धतम रूप है। अगला सवाल है, प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन निम्न में होता है, किसमें होता है प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन? तो जो भोजन का पाचन होता है वो भोजन रिक्तिका में होता है, प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि प्राग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ाना, इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना? तो ये हो जाएगा आपका कीमोट्रोपिज्म का। कीमोट्रोपिज्म में जो ये होते हैं पराग नलिकाएं, वो बीजांड की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कीमोट्रिपज्म। ये आपके एनसीईआरटी 10th में मिल जाएगा। अगला सवाल है कि पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतरित वेरिएंट का चयन निम्न में किस आधार पर किया जाता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकासवादी प्रक्रियाएं। विकासवादी प्रक्रिया जो है उसके द्वारा पर्यावरणीय कारकों का रूपांतरण होता है। अगला सवाल है कि निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो जो निर्वात होता है, निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका 1। अगला सवाल है, देखिए ये तो साइंस का था ऊपर वाला। अब अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो पहला इसमें दिया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस शहर में हुआ था? आपको बताना है पार्टी का, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसका गठन किस शहर में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कानपुर में। किसने किया था? तो एम एन रॉय ने किया था। और कब किया था? तो 1925 में। ये आपको वो याद रखना है। अगला सवाल है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? जब सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सितार मैया को हरा दिया था तो गांधी जी से थोड़ा अनबन हो गया था। तो गांधी जी से अनबन होने के बाद इन्होंने अपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय जो अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। सही उत्तर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आजाद सबसे युवा
अध्यक्ष थे इसमें, और जो जवाहरलाल नेहरू 1929-36 में अध्यक्ष बने थे लाहौर में। तो जो जवाहरलाल नेहरू इसमें बने थे। अगला सवाल है, बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद द्वारा किस अधिनियम द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया। इसमें बोला गया कि 2 सदन होंगे। इसमें 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया तथा केंद्र में द्विसदनीय, केंद्र को 2 सदनीय बनाया गया। अगला सवाल देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोगों द्वारा किया गया था 1928 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त एक में से अधिक। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सबसे पहले 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1936 में, यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने रखी थी 1929 में, और उसके बाद 1936 में ये बने थे अध्यक्ष। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्न में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका योगेश चटर्जी। इसमें भगत सिंह भी थे और लोग भी शामिल थे, सचिंद्रनाथ सान्याल भी थे, लेकिन अभी ऑप्शन में नहीं, एक ही लोग का नाम दिया है, योगेश चटर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा योगेश चटर्जी। अगला सवाल है, कौन क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़ा हुआ था? देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती इतिहास में काफी प्रसिद्ध रहा। अब 2025 में इसका लगभग 101 साल हो गया, 100 साल। तो ये ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। तो इसका जो घटना के पीछे क्रांतिकारी समूह था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें एसोसिएशन जैसा कोई शब्द नहीं है, तो हम लोग नियर अबाउट मान के चलेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक कमेटी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया नहीं है एसोसिएशन, यहाँ आर्मी लिखा हुआ है। यहाँ अगर काट दे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बारदोली में नो टैक्स आंदोलन कब चला था? तो ये चला था आपका 1928 में नो टैक्स आंदोलन चला था। किसके नेतृत्व में चला था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं पर इन्होंने सरदार की उपाधि पाई थी बारदोली की महिलाओं द्वारा 1928 में। अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित में कौन सा स्रोत पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है? पर्यावरण के संरक्षण में ऊर्जा उत्पादन के कौन से सिद्धांत कौन सा स्रोत मदद करता है? तो देखिए, ये सभी नवीकरणीय है। पर्यावरण यानी कि जल, सौर और बायोगैस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक से अधिक। अगला है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत के लगभग 25% आबादी राज्यों द्वारा समझी जाती है, साझा की जाती है। कौन कौन से 2 राज्य हैं जिसमें अगर दोनों को मिला दिया जाए तो भारत की लगभग 25% आबादी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या थी, जबकि जो महाराष्ट्र था वो 2 नंबर पे था, और तीसरे नंबर पर बिहार था, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मिट्टी और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही है? जोड़ा सही बताना है कौन सा सही है। तो ये काली मिट्टी मेघालय में तो नहीं पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी गोवा में पाई जाती है, ठीक है। शुष्क मिट्टी गुजरात में भी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त एक में से अधिक। देखिए, जो काली मिट्टी है ये जो मालवा का पठार है वहां पर पाया जाता है प्रचुरता से। काली मिट्टी आप लोगों को पता है कपास के लिए फेमस है, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो लेटेराइट मिट्टी है वो आपका उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये लाल हो जाता है लेटेराइट मिट्टी।
भारत के बक्साइट भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? भारत के जो बक्साइट भंडार है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी में बक्साइट के भंडार मिलते हैं। ये आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले भाग में मिलता है। बैलाडिला का जो पर्वतमाला है वो लौह अयस्क के लिए फेमस है, और जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वो कॉफी के लिए कर्नाटका में फेमस है। अगला सवाल है, वार्षिक तापमान की अधिक सीमा दर्ज करने वाला स्थान कौन है? तो अधिक सीमा वार्षिक तापमान का देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह। सही उत्तर है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। उत्तर में, उसके बाद उत्तर से आते हुए दक्षिण की ओर। तो अगर देखें तो सबसे पहले उत्तर में कौन आएगा? आपका धूपगढ़ की चोटी आती है। उत्तर में धूपगढ़ की चोटी आती है। उसके बाद आएगा आपका धूपगढ़ के बाद आएगा आपका, सबसे पहले आएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर, उसके बाद आएगा आपका धूपगढ़। गुरु शिखर, धूपगढ़, उसके बाद आ जाएगा आपका महेंद्रगिरी, उसके बाद जोधा बेटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3। यानी कि जो गुरु शिखर के बाद धूपगढ़, धूपगढ़ के बाद महेंद्रगिरी और जोधा बेटा। जोधा बेटा को पता है आपको कि ये नीलगिरी पहाड़ी के अंदर आता है, जबकि गुरु शिखर है जो अरावली के आता है, और जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 1 2 3। अगला है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? भारत के सबसे पूर्वी भाग में जो है मानस है। मानस असम में है। काजीरंगा जो मानस असम में ही है, लेकिन ये पूर्वी, सबसे पूर्वी नहीं है। जो रणथंभौर है ये गुजरात राजस्थान में मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मानस। अगला है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम जो सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन सभी लोग इस पर हस्ताक्षर किए थे, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। अगला है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 12, जबकि लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते थे, जो कि अब ये प्रावधान हट गया है, एंग्लो इंडियन वाला। अगला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या घोषित करता है भारत को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का राज्यों का संघ, यानी कि ये इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ होगा। अगला है कि मीडिया का बहुवचन क्या है? तो इसका मीडियम होगा, ये हिंदी से था। अगला है कि गढ़कटंगा नामक साम्राज्य किसका था? तो ये गोंड का था, ये ध्यान रखना है। अगला है, कायस्थ एक जाति है। किसकी जाति है कायस्थ? तो ये है मुंशी एवं सचिवों की। मुंशी एवं सचिवों की जाति कायस्थ है। अगला सवाल है कि केप ऑफ गुड होप किसके समीप स्थित है? ये आपका हो जाएगा सही उत्तर, दक्षिण अफ्रीका के पास केप ऑफ गुड होप है। नीचे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के मैप में तो नीचे दिखेगा केप ऑफ गुड होप। अगला है, झूम खेती कहाँ पर, किधर होती है, किस जगह पर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय वन क्षेत्रों में झूम खेती होती है। इसके विभिन्न विभिन्न नाम होते हैं। अगला है सवाल, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा रुड़की में। केंद्रीय भवन संस्थान अनुसंधान CBRI आपका रुड़की में है। अगला है कि मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सीमा क्या है? ये साइंस का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। देखिए दोस्तों, अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा तो इसे अश्रव्य आवृत्ति कहेंगे, जबकि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा तो पराश्रव्य आवृत्ति हो जाएगी, तो जो मानव कान के लिए सुवेद्य नहीं है। अगला सवाल है आपका, कमजोर क्षेत्र जहां भूकंप अधिकतर आते हैं, वह कमजोर क्षेत्र जहां भूकंप अधिकतर आते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंपीय क्षेत्र। जहाँ भूकंप आता है, कमजोर क्षेत्र होता है, वो भूकंपीय जोन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि कौन सी सिंचाई की आधुनिक विधि नहीं है? देखिए, सिंचाई के लिए फव्वारा प्रणाली, ड्रिप
इरिगेशन सब अपनाया जाता है, लेकिन ये जो लीवर प्रणाली है ये नहीं सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? जो किण्वन की प्रक्रिया है इसकी खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लुई पाश्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। अब इसमें देखते हैं कि अगर एडवर्ड जो जेनर थे, एडवर्ड जेनर, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो ये इसका हो जाएगा चेचक। चेचक की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। जबकि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो ये पेनिसिलिन की खोज किए थे, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग के बारे में बताना है। तो देखिए ये यक्ष्मा यानी कि टीबी, हैजा और चिकन पॉक्स सभी है, एक से अधिक है। अगर हैजा को हटा दे तो जो एक से अधिक में यक्ष्मा आ जाएगा और चिकन पॉक्स आ जाएगा। जो यक्ष्मा है ये आपका होता है बैक्टीरिया से, और जो चिकन पॉक्स है ये आपका होता है वायरस से। अगला सवाल है कि कौन एक पादप रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण कौन सा रोग होता है? पादप रोग कवक के कारण होता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका जो गेहूं का रस्ट। इसमें जो गेहूं के रस्ट होता है रोग, वो पादप रोग कवक के कारण होता है। जो भिंडी का पीत रोग होता है ये आपका वायरस से होता है, और जो नींबू का कैकर रोग हो वो आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जो सवाल पूछा है पादप रोग कवक के कारण होता है कौन सा, तो ये जाएगा गेहूं की रस्ट। अगला सवाल है कि कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सूक्ष्मदर्शी तो हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए करते हैं, जबकि दूरबीन आवर्धन को बड़ा करके देखने के लिए होता है। अगला सवाल है करंट अफेयर से, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका काठमांडू में हुआ था। 2025 का करंट अफेयर पूछा है 2025 के पेपर में। अगला है कि यूनेस्को द्वारा अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारतीय धरोहर शामिल है। कौन कौन शामिल है जो 2025 में हुआ अप्रैल 2025 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के लेखक पता है आपको, भारत मुनि है। इससे पहले जो है 2024 में शामिल हुए थे, पंचतंत्र था, और एक सहृदयावलोकन था, और रामचरित मानस था। 3 इसमें शामिल हुए थे 2024 में। उनका भी ध्यान रखना है आपको। सहृदयावलोकन, पंचतंत्र और रामचरित मानस 3, कुल मिला के भारत में 14 शामिल हो गए। अगला है कि अमेरिका द्वारा फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अपने को अलग कर लिया अमेरिका? देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है करंट अफेयर का। कौन किस किस संस्था से अमेरिका बाहर हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और विश्व स्वास्थ्य संगठन से दोनों से अलग हो गया है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो ये जो अमेरिका है वो यूनेस्को से भी अलग हो गया है। यूनेस्को यूनेस्को से भी अलग हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ए और सी होना चाहिए यहाँ पे। अगला सवाल है कि रेल मंत्रालय द्वारा स्वरेल सुपर ऐप कब जारी किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 31 जनवरी 2025 को। 31 जनवरी 2025 को। तो स्वरेल सुपर ऐप क्या है? तो इसमें आप लोग यात्रियों द्वारा टिकट किया जा सकता है, फूड की जो ऑर्डरिंग होती है वो किया जा सकता है। आप ट्रेन का पीएनआर से स्टेटस चेक कर सकते हैं इसमें स्वरेल सुपर ऐप में। अगला है कि किसने दिसंबर 2024 में मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है? कौन देश है जो मृत्युदंड की सजा को दिसंबर 2024 में समाप्त किया है? तो उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। इसकी राजधानी हरारे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे। अगला है कि भारत के इस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं?
तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर तो अभी हाल ही में बिहार में 44% मिला है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो बिहार के बाद कर्नाटका, उड़ीसा में भी मिला है। तो अगर नियर अबाउट आंसर की बात करें तो इसका उड़ीसा हो जाना चाहिए। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा यानी कि FEMA, फेमा यानी कि इसको फॉरेन एक्सचेंज और रेगुलेटिंग संस्था है, जो कि वित्तीय प्रबंधन, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करती है। वो उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर मार्च 2025 में कार्यवाही की आरबीआई ने। किस किस बैंक पर? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सिटी बैंक और आईडीबीआई बैंक। सिटी बैंक, आईडीबीआई बैंक में पर उल्लंघन का कार्यवाही किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला है कि नेट जारिम कॉरिडोर के विषय में कौन असत्य, गलत कथन कौन कौन है? तो देखिए, अगर बात करें तो कॉरिडोर पूर्व में भूमध्य सागर व पश्चिम में इजरायली सीमा। देखिए यहाँ पर गलती थी, इजरायली सीमा नहीं है ऊपर की, ये गाजा स्ट्रिप की बात होता है यहाँ पर, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी की बात, तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है कि इसी में यह इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य की स्थिति का संघर्ष क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। यह कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है, जो गाजा पट्टी को 2 भागों में बांटता है, बिल्कुल सही है। जो पहला है वो गलत है, बाकी दोनों सही है। अगला है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उप विजेता टीम कौन थी? उप विजेता टीम आपका न्यूजीलैंड था, जबकि विजेता टीम की बात करें तो अपना भारत था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 विजेता कन्नड़ भाषा पुस्तक हार्टलैंड किससे संबंधित है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक ने लघु कहानियों के संग्रह के लिए यह पुरस्कार जीता है। ये कन्नड़ भाषा में पहला पुरस्कार है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो अंग्रेजी में अनुवाद के लिए दिया जाता है। जो इनके अनुवादक है हार्टलैंड के, वो दीपा भाष्टी नाम की महिला है, दीपा भाष्टी, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। बानू मुश्ताक को ये पुरस्कार मिला है कन्नड़ भाषा तक। हार्टलैंड लघु कहानियों का संग्रह है। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन देख लिए, जो सिस्टम एनालिस्ट बीपीएससी द्वारा आयोजित किया गया परीक्षा था, उसमें पूछा गया था। तो थैंक यू।